हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। और मैं आपके साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ नए न्यूमेरिकल लेके फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। हमने स्टार्ट किया है मॉड्यूल 2 दैट इज इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम चैप्टर का जितना भी डेफिनेशन था, स्टेप्स थे, कंडीशन था, वो हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए मॉड्यूल का लेक्चर 1, 2, 3 एंड लेट अस नो कि आपको मजा आ रहा है या नहीं। तो इसी तरह हम लोग हमारे न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम का मेन पार्ट माना जाता है दैट इज सिलेंडर्स वाला क्वेश्चन, वो शुरू करने जा रहे हैं। अब ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील दोस्तों। आपको हमने दो मेथड से याद होंगे, एक होगा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा लैमिस थ्योरम। तो आपको जो मेथड परफेक्ट लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं, बट एक चीज ध्यान में रखना है कि दोनों मेथड यूज करने के लिए जो भी हमारे पास कंडीशंस है वो पूरी है या नहीं। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या थी दोस्तों? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना था? सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करने के बाद लोड्स आइडेंटिफाई करो। वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको रिएक्शंस देखने थे। रिएक्शन देखने के बाद आपको उसका एफबीटी बनाना था। एफबीटी बनाने के बाद आपको क्या करना था दोस्तों? समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ एफएक्स और समेशन ऑफ एफएफ, ये तीनों का वैल्यू क्या था दोस्तों? इक्वल टू 0, ये कंसिडर करना था। देन आपने ये मेथड सॉल्व करने के बाद एक न्यू मेथड देखा दैट इज लैमिस थ्योरम। और वो लैमिस थ्योरम जो है उसमें क्या चाहिए था, क्या इंपॉर्टेंट था दोस्तों? कि उसमें 3 कंकरेंट फोर्सेस होने चाहिए थे। हमने ये कैसे पता लगाया था? सबसे पहले हमने बीम वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना? बीम के ऊपर लोड्स लगे हुए, सपोर्ट रिएक्शंस लगे हुए हैं। देन हमने कैसे सॉल्व किए दोस्तों? लैंप वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, एक में 2 लैंप, एक लोड वाला और 2 लोड वाला भी सॉल्व किया। देन ये सॉल्व करने के बाद हमने लैमिस थ्योरम देखा कि लैमिस थ्योरम कैसे 3 कंकरेंट फोर्स, जब हमारे पास 3 फोर्सेस होते तब वो फोर्स में वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है ना दोस्तों? उसका कंडीशन क्या था? अगर 3 फोर्सेस है, मान लीजिए पी क्यू आर, और अल्फा बीटा एंड गामा उसके बीच में एंगल्स है, तो P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन साइन गामा, इन सबके साइन वैल्यूज को वो इक्वल था, राइट दोस्तों? फिर वो इक्वल होने के बाद हमने क्या किया? अननोन वैल्यूज कैलकुलेट की, अननोन एंगल्स कैलकुलेट किया, इस तरह हमने प्रोसीड किया। उसी तरह अब हम एक न्यू न्यूमेरिकल न्यू कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं जो कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करना है वो अब हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा आप सबसे एक खास रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज वीडियो को एकदम ध्यान से देखो। जैसे जैसे मैं स्टेप्स करते जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। तो सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस लिख के ले लो। मैं ये अनवांटेड डेटा यहाँ से इरेज कर देती हूँ जो हमारे न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है। ओके, तो आप ये क्वेश्चन लिख के ले लो। तो चलो मेरे साथ क्वेश्चन को एनालाइज करो। क्या बोला इन्होंने कि 2 सिलेंडर है। कितने सिलेंडर है दोस्तों? 2 सिलेंडर है जिनका डायमीटर आपको दिया हुआ है दैट इज 100 mm। डायमीटर 100 mm, तो रेडियस कितना हो गया दोस्तों? 50, है ना? तो उसका वेट भी दिया हुआ है, वेट यहाँ पे न्यूटन में है। चलो अच्छा है, न्यूटन में है, हमें 9.8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ। आर प्लेस हैज शोन इन द फिगर, तो इस तरह उसको प्लेस किया गया है। Find the assume that all the contact surfaces are smooth। क्या अज्यूम करना है? स्मूथ, क्योंकि जब आगे एक मॉड्यूल आने वाला है दोस्तों आप सबको, दैट इज फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन में हमें पता है स्मूथ सर्फेसेस नहीं कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इधर यहाँ पे स्मूथ सर्फेस कंसिडर करना है एंड आपको ये निकालना है ए बी सी, ये 3 प्लेसेस पे कितने रिएक्शंस लग रहे हैं। ठीक है, तो चलो मेरे साथ शुरू करो। सबसे पहले हम सेंटेंसेस लिख देते हैं। सेंटेंस में आपको क्या लिखना है? द सिस्टम हैज 2 सिलेंडर्स, है ना? 2 सिलेंडर्स के बाद क्या कंडीशन आएगा? सपोर्टेड अगेंस्ट 3 स्मूथ सरफेसेस, 3 स्मूथ सरफेसेस के उधर उसको रखा गया है। नाउ आपको अभी क्या लिखना है दोस्तों? लेट, कलर चेंज कर लेते हैं हम सॉल्यूशन के लिए, है ना? सॉल्यूशन हेडिंग ऐसे लिख दो, लेट आर ए आर बी and RCB reactions at surface
A, B एंड C। ठीक है, और एक पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, दैट इज पॉइंट डी। अब पॉइंट डी क्यों देना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी तो वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ना दोस्तों। ये वाले बॉल का सॉरी ये वाला सिलेंडर का भी तो इस पे फोर्स रहने वाला है। देन उसको हम लिख देते हैं लेट टू सिलेंडर्स टच each other at point D, exerting, क्या exert करे दोस्तों, RD as reaction, reactive force on each other। इतना लिख लो दोस्तों फटाफट। ओके हो गया। देन आपको क्या करना है दोस्तों, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिएक्शन से किधर किधर लग रहे हैं, किस तरह, जिसको हम FBD बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले हम FBD बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहले मैं आपको अभी जो मैं FBD बनाऊंगी वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, जब मैं आपको लिखने बोलूंगी तब आप लिखिएगा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर दो सिलेंडर है ना, एक यहाँ है और एक यहाँ कुछ इस तरह है। ठीक है दोस्तों, फिर ये सिलेंडर के इस साइड एक ऐसी दीवार है, और ये सिलेंडर की इस साइड थोड़ी इस साइड ऐसी दीवार है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ध्यान दे दो। हमने क्या बोला है कि ये दोनों सिलेंडर पॉइंट डी पे मीट हो रहे हैं। ओके, ये क्लियर, ठीक है। अभी ये सिलेंडर और ये दीवार की वजह से, ये सिलेंडर और ये दीवार की वजह से ये वाले सिलेंडर पे कितना फोर्स आएगा, कितना रिएक्शन आएगा, उसको हम लोग आर डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, आर डी। ठीक है दोस्तों, और इसका ये क्या है दोस्तों, रिएक्शन। और हमें पता है रिएक्शन हमेशा क्या होता है, ये सरफेस को परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द सेंटर, सरफेस को परपेंडिकुलर और ये टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट चीज ध्यान दे दो, ये वाला सिलेंडर का हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला सिलेंडर अब इस दीवार के सपोर्ट पे भी खड़ा है, तो ये दीवार का भी रिएक्शन आएगा, और वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वो रिएक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, RA नाम दे देते हम। ओके, नेक्स्ट कौन सा दीवार है ये बॉल ये सिलेंडर पर, दैट इज ये वाला सरफेस है ना। तो ये वाला सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइंड है, बट इंक्लिनेशन पार्ट थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम रिएक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाले सरफेस को परपेंडिकुलर बनाना होगा। ओके, ऐसे परपेंडिकुलर साइन दिखा दो दोस्तों, उस पे मत दिखाओ, हम उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ ये जो रिएक्शन है दैट इज RB। अब ये इंक्लाइंड है, अब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, ये क्या आपको ये वाला जो रिएक्शन है वो सीधा दिख रहा है, नो, ये कैसा है, इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड एंगल रिएक्टिव फोर्स है, तो एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी होगा। वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे दिखाएंगे, ये हॉरिजेंटल के साथ 10 डिग्री बना रहा है ना, ये वाला सरफेस हॉरिजेंटल के साथ, जमीन के साथ 10 डिग्री बना रहा है, तो उसका जो रिएक्शन है वो वर्टिकल के साथ 10 डिग्री बनाएगा। अब ये वाला कैसे आया दोस्तों, मैंने लेक्चर्स में बताया था कि कैसे वो ऐसे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। तो अभी आप इसको एक शॉर्ट में याद कर लो, कैसे, हॉरिजेंटल के साथ 10 डिग्री है तो वर्टिकल के साथ भी वो 10 डिग्री बनाएगा। ओके दोस्तों, वर्टिकल जमीन के साथ, ओके वर्टिकल दीवार, सॉरी नॉट जमीन। ओके, ये क्लियर हो गया आपको ये रिएक्शंस कैसे आया। तो और एक चीज मिसिंग है, रिएक्शंस होने के बाद हमें वेट दिखाना है, और वेट कैसे होता है दोस्तों, सेंट्रल वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंट्रल पोजीशन पे रहेगा, मतलब यहां रहेगा, या तो आप उसको यहां रहने वाला, या तो आप उसको इस डायरेक्शन में दिखाओ या तो यहां से दिखाओ, मैं यहां से दिखा देती हूँ। ठीक है दोस्तों,
अब आपको समझ में आया कि ये वाले सिलेंडर पे कितने रिएक्शंस लग रहे हैं। तो चलो इसको हम एक अक्षे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, सारे पॉइंट को ये सेंटर की तरफ ले आते हैं। अभी ये वाला भी ऐसे सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ना। फटाफट ये सारी चीजों का अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, ये सेंटर को मैं एक नाम दे देती हूँ हर दोनों सिलेंडर को, दैट इज पी एंड क्यू दे देती हूँ। तो ये पी हो गया कि क्यू हो गया। तो चलो ये एफबीडी बना ले ये वाले सिलेंडर का। सॉरी, ये सबसे पहले ये दीवार का रिएक्शन दिखा देती हूँ मैं, जो यहाँ है। फिर एक काम करते हैं, हम एक्सटेंड कर देते हैं इसको, डायरेक्ट सेंटर तक लेके जाते, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है ना दोस्तों। ये वाला आर ए हो गया, ये वाला आर बी हो गया। देन हमें वेट दिखाना है, वेट हो गया। देन हमें ये आर डी दिखाना है ना, जो रिएक्शन दे रहा है। फिर आपको तो पता ही है कि जो ये वाला एंगल है वो कितना है, ये एंगल 10 डिग्री है ना। ये एंगल 10 डिग्री होने की वजह से हमने इसका ये निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन। चलो नेमिंग कर दे हम, क्या क्या लिया था हमने। ये था हमारा आर ए, ये वाले आर ए, ठीक है। ये था हमारा आर बी, ये था हमारा आर डी, ये डी है ना, यहाँ पे डी की वजह से आ रहा है। और ये था हमारा वेट ऑफ पी, डब्ल्यू पी मतलब वेट ऑफ सिलेंडर पी। और ये जिस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं ये सब आकर, दैट इज पी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। ये तो हमने पता लगा लिया कि जो आरबी, जो सीधा भी नहीं है हॉरिजेंटल भी नहीं है, आरबी इंक्लिनेशन पे, तो उसका एंगल कितना है। बट ये आरडी का एंगल कितना है वो तो पता लगाना बाकी है ना दोस्तों। तो चलो फिलहाल इसको हॉरिजेंटल सरफेस ऐसा बना के रख दे, और ये थीटा हम बाद में निकालेंगे आगे, क्योंकि अभी हमें बनाना है क्यू का एफबीडी। ठीक है दोस्तों, तो चलो क्यू का भी एफबीडी बना ले। सबसे पहले हम क्या लेंगे दोस्तों, एक सर्कल लेंगे, ठीक है। ये सर्कल का पॉइंट क्या है दोस्तों, हमें पता है ये कौन सा वाला सर्कल है, क्यू वाला सर्कल। सर्कल इन द सेंस सिलेंडर है, उसके सेंटर पे हमने से ये कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये वाले सिलेंडर का भी चलो फटाफट एफबीडी बना ले। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सिलेंडर का सेल्फ वेट, जो कि सेंटर की तरफ होने वाला है। तो इसको एक एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है। अब दोस्तों ये आर डी इस पे जितना रिएक्शन दे रहा है उतना ही रिएक्शन ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट पूरा उस सिलेंडर पर भी देगा। जितना रिएक्शन ये वाला पार्ट पूरा इस सिलेंडर पे दे रहा है, उतना ही रिएक्शन ये वाला पार्ट उस सिलेंडर पे देगा दोस्तों। तो ये हो गया आर डी, समझ में आपको। तो वहां से भी हमें आर डी दिखाना होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन बाकी है दोस्तों, ये दीवार का इस पर। तो चलो दीवार का भी रिएक्शन उस पर बना दे। ठीक है, तो ये सारे किस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं दोस्तों, पॉइंट क्यू। ये हो गया उसका सेल्फ वेट ऑफ क्यू, ये हो गया रिएक्शन ऑफ पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है दोस्तों, सी। ठीक है, एंड ये कौन सा हो गया दोस्तों, रिएक्शन ऑफ डी। अभी हमें पता है कि आर डी जो कि एक इंक्लिनेशन पे, वो ना ही हॉरिजेंटल फोर्स है ना ही वर्टिकल फोर्स है, क्योंकि हमें पता है हमें कोई भी न्यूमेरिकल में हमेशा हॉरिजेंटल फोर्स या तो वर्टिकल फोर्स ही चाहिए। बट यहाँ पे ना ही आर डी हॉरिजेंटल है ना ही वर्टिकल, वो किसी एंगल से इंक्लाइंड है। इसके वजह से हमें निकालना होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, भाई ये कितना डिग्री से है। ये अगर हॉरिजेंटल में कंसिडर करूं कंडीशन, तो ये हॉरिजेंटल कंडीशन से कितना डिग्री एंगल बना रहा है।
है ना दोस्तों, ये वाला एंगल। तो चलो ये सारे एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम वापस हमारे मेन डायग्राम में जाते हैं दोस्तों। मेन डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये सर्कल से ये और ये अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोलिनियर लाइन बनेगी, राइट दोस्तों, क्योंकि वो सरफेस कॉन्टैक्ट में है और वो एक साथ स्ट्रेट लाइन बनता है। ये सर्कल का लॉ भी रहता है। एंड सेकेंड चीज आपको क्या पता है, ये जो सर्कल का रेडियस है वो कितना रेडियस है दोस्तों, चलो चेक करते हैं सर्कल का रेडियस कितना दिया था क्वेश्चन में। ओके, रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ, दैट इज 100 mm। तो दोनों सर्कल का डायमीटर कितना है दोस्तों, 100 mm। तो रेडियस कितना हो गया, जब डायमीटर इज 100, रेडियस इज 50 mm, राइट। अभी रेडियस 50 है तो ये वाला डिस्टेंस इज 50 प्लस 50 दैट इज 100 हो गया, राइट। अब यहाँ ध्यान दे दो दोस्तों, अब हमें ये तो हमने निकाल लिया कि ये वाला सरफेस कितना होने वाला है, ये वाला सरफेस का डिस्टेंस कितना होने वाला है, बट अभी हमें ये थोड़ा ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। क्यों ट्रायंगल में जाना है दोस्तों, कोई रीजन बता सकता है मुझे? क्योंकि हमें निकालना है एंगल, है ना। ये हॉरिजेंटल के साथ ये आरडी कितना एंगल बना रहा है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। हॉरिजेंटल जो सर्कल का हॉरिजेंटल है ये, उसके साथ आरडी कितना एंगल बना रहा है वो हमें यहाँ से पता चलेगा, जिसके लिए मैंने इसको एक ट्रायंगल में डाल दिया। अब मुझे वर्टिकल डिस्टेंस भी नहीं पता, हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी नहीं पता कि मैं थीटा निकाल सकूं। अगर मेरे पास हॉरिजेंटल या वर्टिकल रहता तो मैं निकाल सकती, बट यहाँ पे मुझे कंप्लीट डिस्टेंस दिया है कि ये जो सरफेस है जहाँ पे ये दोनों सिलेंडर अटके हुए हैं उनका डिस्टेंस इज 150 mm। तो अगर यहाँ से मतलब यहाँ से 150, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 150 होगा, राइट दोस्तों। और हमें एक और चीज पता है, क्या पता है दोस्तों, कि जो रेडियस है वो कितना है, 50 mm है। तो ये वाला पार्ट 50 हो गया इधर से इधर तक, और ये वाला पार्ट भी तो कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। तो 150 में से ये जो 150 पूरा था उसमें से 50 कम हो गया, 50 कम हो गया, बचा कितना दोस्तों, ये वाला पार्ट 50। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। कैसे था दोस्तों, दो सर्कल आपको दिया हुआ है, तो मैं सर्कल ही ले लेती हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने वो डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लिया है, फिर से करते हैं कि कैसे किया हमने। ये है हमारा पी सर्कल, ये है हमारा क्यू सर्कल। हमें क्या निकालना था कि ये पी सर्कल के हॉरिजेंटल से ये कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से कितना रिएक्शन दे रहा है हमें, है ना। ये एंगल निकालना था कि हॉरिजेंटल से, तो हमने क्या किया, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में असेंबल कर दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल में। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे थीटा निकालना है उसके लिए या तो मुझे ऑपोजिट पता होना चाहिए, एडजेसेंट पता होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। अब यहाँ हम चेक करते कि हमें क्या क्या पता है। सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक है ना। तो जिसकी वजह से हमें पता है अगर डायमीटर 100 तो रेडियस 50 हो गया। तो यहाँ पे ये 50 है और ये 50 है, तो वो जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसका हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया, दैट इज 100, है ना। 50 प्लस 50 100। अभी ये कितना है, नीचे का निकाल लो या वर्टिकल। वर्टिकल तो कोई डिस्टेंस हमें नहीं दिया, हॉरिजेंटल में हमें ये दिया है डिस्टेंस कि दोनों सर्कल जहां सरफेस में अटके गए हैं वहां पे 150 मीटर का mm का डिस्टेंस है। तो चलो ये ट्रायंगल का ये निकाल लेते हैं। हमें पता है कि ये यहां से लेकर यहां तक 150 है ना दोस्तों। तो उसमें से हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो रेडियस है ये 150 है, ये 50 हो गया, तो इसको हम कट कर लेते हैं, है ना। जो पता है हमें वो कट कर लेते, तो ये 50 हमने कट कर दिया। इधर से इधर तक का डिस्टेंस 50 है, तो चलो इसको भी कट कर लेते, ये भी हमने कट कर लिया। तो 50 50 माइनस हो गया, ये टोटल 150 में से 50 और 50 माइनस हो गया, तो बचा कितना दोस्तों, 50। तो ये ट्रायंगल का ये वाला साइड कितना हो गया, 50। तो हम थीटा निकाल सकते हैं। अब थीटा कैसे आएगा, हमें थीटा का क्या क्या पता है, थीटा के ऑपोजिट पता है नहीं, एडजेसेंट पता है यस, तो हम लोग लेंगे कॉस वाला, कॉस इनवर्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे हमें थीटा मिल जाएगा। एंड थीटा का वैल्यू क्या आता है, चलो दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं।
शिफ्ट कॉस इनवर्स थीटा, वो कितना था दोस्तों 50/100, ये आ गया 60। तो थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, आपको आप सबको 60 डिग्री, राइट। तो लिख लो फटाक से 60। तो अभी हमें पता चल गया कि अगर ये एंगल 60 है तो थीटा कितना है दोस्तों 60, माने कि ये एंगल 60 है तो ये वाले सर्कल के ये एंगल 60 है दोस्तों, तो ये वाले सर्कल के हॉरिजॉन्टल से भी ये कितना एंगल बनाएगा दोस्तों 60। मतलब जो ये वाला थीटा है, ये वाला सर्कल, ये दोनों सर्कल सेम ही है, ये सर्कल का ये हॉरिजॉन्टल है ना। हॉरिजॉन्टल से अगर ये 60 बना रहा है ये वाला एंगल, तो ये वाला भी एंगल 60 होगा क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल्स है, 60 60 है ना। तो ये वाला थीटा भी कितना हो गया दोस्तों 60, क्योंकि वो सेम रिएक्शन है दोनों। क्लियर है? हाँ क्लियर है इतना दोस्तों आपको कि एंगल 60 डिग्री कैसे आया। तो अभी हमें मेन एफबीडी भी मिल गया है और ये किस तरह आया वो भी हमने निकाल लिया है। तो चलो अब हम स्टेप्स पे फोकस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप सब इतना लिख के ले लिए? एक मिनट इसको हम अरेंज कर देते प्रॉपर। ओके तो इतना आप सब लिख के ले लो दोस्तों, फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये राइटिंग पार्ट इतना एंड ये दोनों एफबीडी। ओके लेट्स स्टार्ट दोस्तों, हाउ टू डू ऑल द पार्ट्स। ओके ठीक है, तो अभी एफबीडी क्या हमारा कंप्लीट है दोस्तों। चलो अभी आप सब मुझे बताओ एफबीडी हमारा कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि जो भी इंक्लाइन फोर्सेस होते हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, रिजॉल्व करना पड़ता है। तो इधर हमें दो फोर्सेस है भाई, उनको तो रिजॉल्व कर ले। चलो सो लेट अस रिजॉल्व दिस फोर्सेस। अभी ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल है, तो ये वाला फोर्स भी कितना होगा दोस्तों, आर डी कॉस 60, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री है, उसके साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट आ गया, और आर डी अंदर की तरफ है, इसके लिए उसका कंपोनेंट का डायरेक्शन भी इस तरफ है, जिस डायरेक्शन में आर डी है। और ये वर्टिकल कितना होने वाला है दोस्तों, आर डी साइन 60। ओके उसी तरह यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल फोर्स अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ है, एंड ये भी अंदर की तरफ, तो दिस विल बी आर डी साइन 60, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ, इस वाले सिलेंडर में भी हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा एंगल बन रहा है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होने वाला है दोस्तों, cos 60। ओके चलो इतना हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमारे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने हैं फटाफट। सबसे पहले मैं क्यू सिलेंडर पे लगाऊंगी, क्यों मैं क्यू सिलेंडर पे लगा रही हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। चलो सबसे पहले लगाते हैं अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन सिलेंडर क्यू। तो इसमें सबसे पहले हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है दोस्तों, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। हम मोमेंट का फिलहाल यहाँ पे कुछ यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये याद रखो अगर दो बॉडी कनेक्टेड कभी भी सिलेंडर आया तो सबसे पहले आप ऊपर वाला सिलेंडर लो, ऊपर वाले सिलेंडर को लेने के बाद यहाँ पे P और Q में ऊपर कौन था, Q था, इसके लिए मैंने सबसे पहले Q वाला सिलेंडर लिया, देन उसके बाद आप समेशन ऑफ Fy निकालो। ठीक है, हमें ये तो पता है कि वो इक्वल टू 0 है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हिसाब से। तो चलो जो भी ऊपर के डायरेक्शन में उनको पॉजिटिव कंसिडर करें, नीचे के डायरेक्शन में उनको नेगेटिव कंसिडर करें। तो ऊपर के डायरेक्शन में कौन है दोस्तों, आर डी साइन 60, नीचे के डायरेक्शन में कौन है दोस्तों, डब्ल्यू क्यू। डब्ल्यू क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, 200 है ना। ये वाले डब्ल्यू क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, नहीं हमें क्वेश्चन में दिया है डायरेक्टली। क्या था क्वेश्चन में, जरा एक बार क्वेश्चन चेक कर ले कि क्या जो हमने वैल्यू, यस इट इज 200। कभी भी दोस्तों क्वेश्चन चेक करते रहो बार बार कि आप कहीं वैल्यूज में तो गड़बड़ नहीं कर रहे हो। सो दिस इज प्लस और माइनस, क्या आने वाले दोस्तों, माइनस, क्योंकि वो नीचे की तरफ है ना। तो -200 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू आप कैल्सी में डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो फटाफट, इसको जैसे का तैसे कैल्सी में डाल दो।
आरडी की जगह आप क्या लोगे दोस्तों, एक्स और शिफ्ट प्लस अल्फा, अल्फा लेंगे हम क्योंकि एक्स जो है वो पिंक कलर है, तो अल्फा को एक्टिवेट किया, साइन ऑफ 60 इक्वल, सॉरी इट इज नॉट इक्वल टू, माइनस एक्स साइन 60 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, पिंक वाला लेना है नहीं, सबसे पहले हमें माइनस लेना होगा, माइनस हमारा 200, तो शिफ्ट अल्फा इक्वल टू 0, एंड ये जब हमने जैसे का तैसे उठाया, हमने x यहाँ क्या कंसिडर किया दोस्तों, rd को x कंसिडर किया, तो जैसे का तैसे उठा के अगर हमने उसमें डाल दिया तो हमें सॉल्व करना है, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू दैट इज 230.94, तो हमें rd का वैल्यू आ गया 230.94 न्यूटन। ओके, ये आने के बाद आपको क्या लेना है दोस्तों, सिलेंडर क्यू का समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 ले लिया, तो चलो फटाफट ये वाले समेशन कर दे। यहाँ पे कौन कौन है दोस्तों, आरसी है, आरसी का डायरेक्शन इस साइड है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आरसी, फिर आर डी कॉस, मतलब ये इस डायरेक्शन में, बट अभी आपके पास आर डी का वैल्यू है। अब आपको क्लियर हुआ कि क्यों हमने सबसे पहले समेशन ऑफ एफ वाई लिया, बिकॉज अगर मैं एफ एक्स लेती तो यहाँ पे मुझे दो अननोन आ जाता, एक आर सी भी होता है एक आर डी भी होता, इसके लिए सबसे पहले मैंने एफ वाई ले लिया ताकि मुझे एक अननोन का आंसर मिल जाए। और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है दोस्तों, आप दोनों सॉल्व कर सकते हो, पहले ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आने के बाद उसमें पुट कर दो, कोई कंपल्शन नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका टास्क इजी हो जाए, है ना। और टास्क इजी करने के लिए दीदी ने स्टेप्स बता दिए, कौन से स्टेप्स है, सबसे पहले ऊपर वाला सिलेंडर ले लो, फिर उस पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओ, फिर समेशन ऑफ एफ आई निकालो, ठीक है दोस्तों, फिर एफ एक्स निकालो, आर डी कॉस 60 इक्वल टू 0, और कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स है नहीं ना दोस्तों, बस चेक कर लो, वैल्यू डाल दो, माइनस आर सी, ये उस साइड जाएगा तो नेगेटिव आर डी, आर डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 230.94 इंटू कॉस ऑफ 60, तो ये दोनों साइड से नेगेटिव नेगेटिव कट, आर सी इक्वल टू कितना आता है दोस्तों, वैल्यूज एक बार चेक करो, 230.94 इंटू कॉस ऑफ 60, 115.47, so this is 115.47, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट क्यू का। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, है ना। थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंजमेंट कर देती हूँ, तो ये रीअरेंजमेंट हो चुका है, अब इसको सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसका अभी कौन सा सिलेंडर हुआ दोस्तों आपका क्यू, अभी आप किस पे लगाओगे, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन सिलेंडर पी, COE ऑन सिलेंडर पी। दोस्तों आप इसको एक के नीचे एक लिखोगे तो भी चलेगा, साइड बाय साइड, एनीथिंग एनीवे विल वर्क, बट मेंटेन द नीटनेस। ठीक है, अभी यहाँ पे हम फटाफट सिलेंडर पी का निकाल ले, क्या क्या आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, समेशन ऑफ एफ वाई एफ एक्स चलेगा, आई विल गो विद एफ वाई दोस्तों। ठीक है, तो सिलेंडर पी मतलब ये रहा हमारा सिलेंडर, फटाफट एफ वाई लगा देते हैं। ठीक है, यानी ये लगाने के बाद चलो फटाफट जो भी ऊपर की तरफ इसको पॉजिटिव लेके कैलकुलेट कर ले। सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं, WP RD वाला और ये RB वाला, है ना दोस्तों, तीन फोर्सेस है, तो फटाफट लिख दे। WP नीचे की तरफ मतलब माइनस, वेट ऑफ P कितना है दोस्तों, WP का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 200, तो ये -200 हो जाएगा। देन कौन सा लेंगे दोस्तों, ये RB का रिजोल्यूशन हमने यहाँ पे किया नहीं, फटाक से RB भी रिजोल्व कर ले। ये वर्टिकल के साथ 10 डिग्री है, तो वर्टिकल वाला कितना होगा दोस्तों, cos 10, हॉरिजेंटल वाला कितना होगा दोस्तों, sin 10, है ना। तो इधर प्लस RB cos ऑफ 10 हो जाएगा, फिर RD sin 60 नीचे की तरफ है, तो RD sin 60 विच इज इक्वल टू 0। आपके पास इसमें कौन सी वैल्यू पता है, एग्जैक्टली RD का वैल्यू जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, 230.94, पुट कर दो RD का, इसमें RD का वैल्यू अब हम पुट कर देंगे, क्या है अपना RD का वैल्यू दोस्तों, 230.94, है ना।
230.94 हमने पुट कर दिया इसमें। 94 पुट करने के बाद आप सब देख सकते हो ये वाले वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे हमारे कैल्सी, फटाक से कैल्सी ले लो दोस्तों। कैल्सी में जैसा कंडीशन था वैसा कर दो। पहले क्या था दोस्तों, -200 लिख दिया, फिर क्या था दोस्तों प्लस आर, अभी आपको आर भी नहीं पता, आर भी हम एक्स ले लेंगे, अल्फा एक्स मल्टीप्लाई, उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या था साइन, साइन था कि कॉस, कॉस था, कॉस 10, फिर क्या था दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं, -230.94 एंड उसका कौन सा वैल्यू था दोस्तों 230.94 का साइन 60, ब्रैकेट क्लोज, अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू 406.17, राइट। तो आपको आरबी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, आरबी इक्वल टू 406.17 न्यूटन, है ना। और समेशन ऑफ एफ एक्स ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है। हाँ अभी ये पी सिलेंडर देखो कौन कौन से डायरेक्शन है, आ रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव एक्स, तो वो पॉजिटिव रहेगा। फिर आर डी कॉस 60, बट आर डी तो आपको पता है क्या वैल्यू है 230.94, और वो नेगेटिव एक्स तो नेगेटिव, तो नेगेटिव 230.94 उसके साथ कॉस 60, है ना। फिर कौन सा वैल्यू हो गया दोस्तों आरबी साइन 30, अब आपको आरबी भी पता चल गया दैट इज 406, तो यहाँ पे नेगेटिव आरबी साइन 10 इक्वल टू 0, है ना। अब इसकी भी वैल्यू पुट कर दो नीचे दोस्तों, फिलहाल में इसका वैल्यू एक साथ ही पुट करेंगे दोस्तों, आरडी लिख देती हूँ यहाँ पे, वैल्यूज पुट कर रहे दोस्तों हम, आरडी का वैल्यू ये रहा, माइनस आरबी का वैल्यू क्या आया दोस्तों 406.17 साइन ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू आने के बाद फटाक से हम आर ए का वैल्यू लिख देते हैं, आर ए इक्वल टू कैल्सी में ये सब पूरा डाल दो और देखो आपको आंसर कितना आता है दोस्तों, कैल्सी में पुट करें, चलो आर ए कितना था एक्स, तो अल्फा एक्स ले लो, माइनस माइनस क्या था दोस्तों एक बार चेक कर लो 230.94 कॉस ऑफ 60, यस, माइनस 406.17, इसके साथ क्या था दोस्तों एंगल साइन 10, है ना। वैल्यूज लेते लिखते जाओ फटाफट, साइन 10 एंड अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू कितना है दोस्तों 186.00, तो ये हो गया मेरा आर ए का वैल्यू दैट इज 186.00 न्यूटन। आ गए आपके पास सारे रिएक्शंस, कौन कौन से रिएक्शन कैलकुलेट करने बोले थे, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, रिएक्शन एट सी, एंड हमने सारे कैलकुलेट कर लिए। कभी कभी दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे तो नहीं पूछा गया बट यहाँ डेफिनेटली किसी किसी क्वेश्चन में रहता है, फाइंड द रिएक्शन दैट बोथ द सिलेंडर्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर, और वो कौन सा रिएक्शन था दोस्तों हमें पता है कि ये दो सिलेंडर का कौन सा रिएक्शन एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज रिएक्शन एट डी। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इसी के साथ अपन हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी ऐसे 2 सिलेंडर पे है, आई होप उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाए, नहीं आए तो प्लीज इसको रिप्ले करके देखो, कहीं कुछ आपको मिस आउट हो गया, एंड यस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका ताकि आप अच्छे से नोट्स बना के रख सको। ये अनवांटेड पार्ट था हमारा, अनवांटेड इन द सेंस एक्सप्लेनेटरी पार्ट था, एक्सप्लेनेटरी पार्ट को हम थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देते है ना। फिर हमने क्या, फिर हमने एफबीडी निकाला सिलेंडर पी एंड क्यू का, सिलेंडर पी का एफबीडी कौन सा था दोस्तों, ये था हमारा पी का एफबीडी, है ना, सी सिलेंडर पी का एफबीडी, और हमारा ये था कौन सा दोस्तों, ये था हमारा सिलेंडर क्यू का एफबीडी, ठीक है। ये सिलेंडर पी और क्यू का एफबीडी निकालने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, फिर कैलकुलेशन में क्या किया दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक दूसरे पे वो रिएक्शंस एक्सर्ट कर रहे, रिएक्शंस एक्सर्ट करने के बाद कैसे
दोनों सिलेंडर अपने एक दूसरे पर रिएक्शन एक्सर्ट करते हैं एंड हमें ये पूरा हमारा कैलकुलेशन मिल गया। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया दोस्तों, कंडीशन। कंडीशन में मैंने आपको तो अभी इसमें तो शॉर्टकट बता दिया कि सबसे ऊपर वाला सिलेंडर कंसिडर करो और ऊपर वाले सिलेंडर पे सबसे पहले एफ ऑफ वाई लगाओ ताकि आपको वैल्यूज मिलती जाए। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसी से जाना है। मैं अभी भी क्लियर कर देती हूँ दोस्तों, बहुत सारे मेथड्स हैं स्कूल में, आई मीन कॉलेज में अलग मेथड रहेगा, मैंने अलग मेथड से, बट जो मुझे इजी लगता है, जो मुझे हेल्प किया था, वो मैं अपने दोस्तों को देना चाहती हूँ, तो मैंने आपको मेरा मेथड बता दिया। ठीक है, एंड ये सिलेंडर ऑफ कंडीशन लगाने के बाद क्यू पर, क्योंकि क्यू ऊपर था तो क्यू पे लगाया। हमने क्या क्या वैल्यूज निकाली दोस्तों, सबसे पहले तो जो वैल्यू निकाली थी हमने वो कौन सी थी कि दोनों सिलेंडर एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दोनों सिलेंडर इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। फिर हमने निकाला कि ऊपर वाले सिलेंडर पे दीवार का रिएक्शन, वो स्मूथ सरफेस का रिएक्शन कितना है, वो होने के बाद हमने बॉटम सरफेस का रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन एट बी निकाला। एंड देन वो भी कंप्लीट होने के बाद हमने क्या निकाला दोस्तों, हमने फिर निकाल लिया हमारा रिएक्शन एट ए, जो सबसे मेन था। तो ये चारों चीज हमने निकाल ली है। क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही चीज पूछी गई थी, ये और ये, बट ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसके लिए ऐसा क्वेश्चन हमने इसी मेथड से सॉल्व किया ताकि जो भी आपको पूछा आपको आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब चले एक और न्यूमेरिकल ले ली इसी तरह, जो कि एग्जाम में फिर से पूछा गया क्वेश्चन है एंड आपको भी मजा आएगा उसके साथ। तो लेट्स बिगिन। ओके दोस्तों, तो आपके सामने आ चुका है हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल ऑफ द डे, राइट। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है पहले वो जान लेते हैं। टू स्फीयर्स A and B, there is two sphere A और B, weight 1000 न्यूटन। कितना वजन है दोस्तों दोनों का, 1000 न्यूटन। अब वेट आया तो आपको पता है कि वेट हमेशा कैसे डिनोट करना रहता है, सेंट्रली, वर्टिकली, डाउनवर्ड, एंड 750 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, ऐसे दिया गया है। रेस्पेक्टिवली मतलब जो A है उसका 1000 है, जो B है उसका 750 है। Determine the reaction of all the contact points 1 2 3 4 1 2 3 4, radius of A equal to 400 mm and radius of B equal to 300 mm। तो आपके सामने क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों कि सबका रेडियस दे रखा है इन्होंने 400 300। तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू कर दे, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह करने वाले हम दोस्तों इसको। सबसे पहले दोनों सिलेंडर का सेपरेट एफपीडी बनाएंगे, है ना। इसको थोड़ा स्क्रीन प्रॉपर, तो यहाँ पे मैंने रीअरेंजमेंट कर दिया। चलो एफपीडी बनाए। सबसे पहले हम सिलेंडर ए ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने हमेशा कौन सा सिलेंडर प्रेफर किया है, ऊपर वाला सिलेंडर, राइट। ऐसा भी नहीं है, आपको मैं एकदम फॉर्मल तरीका, आप किसी भी तरीके से रिजोल्व कर सकते हो, बट जो तरीका मैंने अपनाया सिलेंडर जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ऊपर वाला सिलेंडर ले लो दोस्तों, दैट इज ए, एंड देन सबसे पहले ए बना लो, ए सर्कल। ठीक है दोस्तों, ये ए हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान दे दो, क्या ध्यान देना है दोस्तों आपको कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ए का क्या बनाना है, एफपीडी। एफपीडी बनाने के लिए सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट डिनोट कर देते हैं, है ना। ये सेंटर पॉइंट हो गया, इधर से इसका ये हॉरिजॉन्टल जाएगा सेंटर पॉइंट का, और यहाँ से वर्टिकल लाइन होने वाली है सेंटर पॉइंट की, है ना। ये होने के बाद दोस्तों, क्योंकि आपने देखा पिछले सम में कि कैसे हमें सेंट्रल कोई भी सर्कल, कोई भी सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन लगता है, तो पहले ही बना लेते हैं अपन हमारे माइंड में। आप हल्के हाथों से बनाना है इसको, मेरे पास डॉट का ऑप्शन तो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। ठीक है, अब हम सारे रिएक्शंस दिखा देते हैं। सबसे पहले वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा वेट आने वाला है दोस्तों, तो ये हमारा वेट का एरो हो गया, है ना। देन हम कौन सा रिएक्शन दिखाने वाले हैं दोस्तों, फोर्थ। हम बॉल ए का फोर्थ रिएक्शन दिखाएंगे, एंड फोर्थ पे जो हम देख सकते हैं कि रिएक्शन जो भी होता है वो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, बट क्या सरफेस सीधा है, नहीं, सरफेस ही 60 डिग्री बना रहा है। तो चलो फिलहाल हम लोग ऐसे तो बना सकते हैं ना, ऐसे ऐसे ये जो रिएक्शन है उसको परपेंडिकुलर बनाते हैं इसकी तरफ, तो वो सेंट्रल मतलब सेंट्रल डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों। तो इसको थोड़ा सेंट्रल डायरेक्शन में बना लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना एंगल बना रहा है दोस्तों, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो वहीं से अगर मैं वर्टिकल लूं तो उसके साथ भी वो 60 डिग्री बनाएगा। ओके, तो ये इसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, एंड इसको नाम दे देते हैं हम W, ये हमारा वेट था,
वेट ऑफ ए जो था कुछ 1000, फिर ये हमारा R4 है। R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो R4 हमने दिखा दिया। अब क्या दिखाना है हमको दोस्तों, ये वाले स्फीयर पर ये वाला सिलेंडर कितना रिएक्शन दे रहा है ना। आई गेस ये स्फीयर वाला क्वेश्चन है, सॉरी मैंने सिलेंडर बोला। ये वाले स्फीयर पर ये वाला स्फीयर कितना रिएक्शन दे रहा है। पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने सबसे पहले इसको रिजॉल्व किया, इस न्यूमेरिकल में अभी आपको पता चल चुका है कि हम सबसे पहले ऊपर वाला सिलेंडर रिजॉल्व करेंगे, इसके लिए हम इसको ऊपर वाले सिलेंडर को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला जो स्फीयर है उसका इतने पार्ट की वजह से एक रिएक्शन जाएगा उस पर, ये पार्ट की वजह से एक रिएक्शन जाएगा, दैट इज RB ले लेते, मान लो उसको दोस्तों RB ले लो वरना R3 ले लो, B तो स्फीयर का नाम है, R3 ले लो। ठीक है दोस्तों, अब वो सेंट्रल, वो भी सेंटर की तरफ जाएगा है ना, तो इसको भी मैं सेंटर की तरफ बना देती हूँ। ठीक है दोस्तों, एंड ये मेरा, अगर ये R4 था तो ये मेरा कितना हो जाएगा R3। अब R3 का एंगल कितना है, अब R3 का एंगल निकालने का बारी आ गया दोस्तों, तो चलो फटाफट R3 का एंगल निकाल लें हम। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये सेंटर था, ये मेरा B सर्कल है, ये सेंटर था मेरा E। मुझे इधर से इसका रेडियस पता है, कितना रेडियस है दोस्तों, हमारा ये रेडियस दैट इज 400, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो है ये 700 है, तो मतलब बचा हुआ कितना दोस्तों 300, मतलब ये भी, इसका भी रेडियस हमारा 300 है, ऊपर से इसका भी डिस्टेंस मेरा 300 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये दो सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर और ये वाले सर्कल का, सॉरी लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये वाले सर्कल का जहां सर्कमफरेंस खत्म हो रहा है वहीं से मेरे दूसरे सर्कल का सेंटर का ये शुरू हो रहा है। इसके लिए तो यहाँ पे दिया गया है कि ये पूरा 700 है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है दोस्तों 700। अब आपको समझा, ये 400 प्लस 300, मतलब ये 400 हो गया और ये 300 हो गया। ठीक है, पहले आपने ये डिस्टेंस का फंडा क्लियर कर लिया कि ये कैसे 400 और 300 को ऐड करके यहाँ 700 है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था, वो वाले क्वेश्चन में ऐसे पार्ट में नहीं दिया गया था, वो वाले क्वेश्चन में पूरा था। राइट दोस्तों, देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन जब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तब ये वाले क्वेश्चन में पूरा डिस्टेंस नहीं दिया दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन में इसके सेंटर से लेकर ये सरफेस तक, अभी हमें पता है अगर इसके सेंटर से लेकर सरफेस तक 700 mm डिस्टेंस है, तो सेंटर से सर्कमफरेंस रेडियस हो गया दैट इज 400, और मतलब फिर इतना 300 बचा, और ये मेरा ये वाला सर्कल का भी रेडियस 300 है। मतलब इससे मुझे क्या समझा कि जहां पे ये सर्कल मेरा खत्म हो रहा है उसी के रेडियस से दूसरा सर्कल का शुरू हो रहा है, उसी का सेंटर से दूसरा सर्कल का रेडियस शुरू हो रहा है। ओके दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि 700, 400 और 300 में मैंने कैसे डिवाइड किया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया। चलो, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गया, हाइपोटेन्यूज कितना होगा दोस्तों 300, 400 दैट इज 700। वर्टिकल डिस्टेंस मिले नहीं मिले हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 आ चुका है, दैट इज हॉरिजॉन्टल 400 मिल गया है, और ये हाइपोटेन्यूज हमें 700, कैसे 300 प्लस 400 700। तो अब हम थीटा निकाल सकते हैं दोस्तों, ये वाला थीटा, कि ये जो R3 है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है ना, तो कैसे निकालेंगे उसको हम, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 400 अपॉन 700। थीटा कितना आता है दोस्तों, फिर आपका वैल्यू कैलकुलेट कर लो कैलसी में डाल के, शिफ्ट कॉस इनवर्स 400 नीचे की तरफ है 700, ये हो गया 55.15, 55.15। मतलब ये जो भी एंगल होने वाले हैं ये या तो इससे बना है या तो ये हॉरिजॉन्टल वाला इससे बना है। एंगल कितना होने वाला है दोस्तों आपका 55.15, इधर भी 55.15। ठीक है, तो ये थीटा कितना हो गया मेरा दोस्तों 55.15। ठीक है, अब मेरा FBD जो है वो
ए वाले सर्कल के लिए हो गया है क्या कंप्लीट? चेक कर लो एक बार। यस, सारा तो कंप्लीट है, बस हमें फाइनल चीज क्या दिखानी है, इसका रिजोल्यूशन पार्ट, मतलब इसको रिजोल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, अभी ये R4 अंदर की तरफ है तो इसके कंपोनेंट भी हम अंदर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, ये हो गया। सिमिलरली इसका भी अंदर की तरफ जा रहा है तो उसके भी कंपोनेंट हम अंदर की तरफ दिखा देते हैं। ओके डन, चलो अभी कंपोनेंट्स का नाम लिख देते हैं। दिस विल बी R4, वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है तो हॉरिजेंटल साइन हो जाएगा, और यहाँ पे वर्टिकल कॉस हो जाएगा। यहाँ पे हॉरिजेंटल के साथ एंगल बन रहा है तो हॉरिजेंटल कॉस हो जाएगा, वर्टिकल साइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे हमने सिलेंडर ए को रिजॉल्व किया है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह सिलेंडर ए रिजॉल्व हुआ है उसी तरह अब हम सिलेंडर बी रिजॉल्व करेंगे। चलो फटाफट हमारे रिजोल्यूशन में लग जाए। सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं, हमारा स्फीयर जो, सॉरी नॉट सिलेंडर, अगर मैं बार बार सिलेंडर बोल रही हूँ प्लीज अज्यूम इट इज अ स्फीयर। ओके दोस्तों, ये स्फीयर है नॉट सिलेंडर। ये सर्कल बनाने के बाद हम हमारा वर्टिकल और हॉरिजेंटल ये लाइन दिखा देते हैं। वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन दिखाने के बाद फटाफट क्या है ये दोस्तों, हमारा सिलेंडर बी। सिलेंडर बी का सेल्फ वेट दिखा दे फटाफट। इसको पिंक कलर से दिखाते, सारे रिएक्शन फोर्स जो कि हम पिंक कलर से ले रहे हैं। ओके, सो सिलेंडर बी का सेल्फ वेट दिखा दिया। फिर ये वन, ये जो वन है मेरा, उसके वजह से कितना रिएक्शन दे रहा है वो दिखा देते हैं, है ना। ये वन यहाँ पे कितना रिएक्शन दे रहा है दोस्तों, R1 वो बॉल पे। तो ये मुझे हमारे स्फीयर में दिखाना है तो इसको मैं अंदर की तरफ ले लेती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये हो गया मेरा R1। उसी तरह ये वाला, ये बी पॉइंट भी रिएक्शन दिखा रहा है ना, तो वो भी ऊपर की तरफ हो जाएगा क्योंकि रिएक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इसको मैं आरबी ऐसे ऊपर की तरफ दिखा देती हूँ दोस्तों। ठीक है, ये था मेरा डब्ल्यू बी जिसका वैल्यू है 750 न्यूटन। ये था मेरा R2, ये था मेरा R1। R1 इस डायरेक्शन में है एंड इट इज परपेंडिकुलर, R2 इस डायरेक्शन में इट इज परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्या बचा है दोस्तों, मेरा ये वाला, ये जो 3 पॉइंट है यहाँ पे भी तो रिएक्शन आ रहा है तो उसको भी दिखा देते फटाक से। ये कितना रिएक्शन दे रहा है अंदर की तरफ दिखा देते हैं, जो भी रिएक्शन है वहां पे, है ना। ये रिएक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो उसको अंदर की तरफ दिखा देते हैं। एंड ये कितना हो जाएगा दोस्तों, R3। अब ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज नॉट वर्टिकल और हॉरिजेंटल, दोनों भी नहीं है, तो ये इंक्लाइंड है। तो थीटा कितना है दोस्तों, ये जो थीटा है वो कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया था थीटा, दैट इज 55.15। हो गया इतना। ये होने के बाद फटाफट अब हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स बना देंगे। R3 अंदर की तरफ है तो इसके कंपोनेंट्स भी अंदर की तरफ होने चाहिए ना दोस्तों। ये हो गया यहाँ पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, है ना दोस्तों। नोट डाउन करते हैं, ये हो जाएगा हॉरिजेंटल के साथ एंगल बन रहा है तो R3 cos 55.15, वर्टिकल के साथ नहीं बन रहा तो वो साइन वाला हो जाएगा। ये बाकी सब तो प्रॉपरली वर्टिकली अलाइंड है, जैसे कि डब्ल्यू भी वर्टिकल, R2 वर्टिकल, R1 हॉरिजेंटल। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया हमारा रिजॉल्व करके सारे कंपोनेंट। तो वो डायग्राम को थोड़ा मैंने रिजॉल्व कर दिया है प्रॉपर वे में, आप इसको इसी तरह लिख के ले लो ताकि आपको क्लियरली पता चले थीटा कैसे आया, है ना। थीटा का वो कैसे हमने ये ऐसा ट्राइंगल कंसिडर किया था, जिसका ये 400 था, ये 700 था एंड ये थीटा था हमारा। थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 400/700, थीटा का वैल्यू आया 55.15। ठीक है दोस्तों, तो इधर अगर 55.15 है तो उसकी तरह नीचे भी होगा। तो फटाफट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा लें अब दोनों ही क्वेश्चंस में, है ना। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने के लिए पहले हमने वो रिजॉल्व किया हुआ देख लिया। चलो अब कंडीशन लगाते हैं। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम अच्छा कलर ले लेते हैं एंड अप्लाइंग
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन स्फीयर। कौन सा स्फीयर है दोस्तों? ये ऊपर वाला, दैट इज ए। सबसे पहले हमें पता है हम समेशन ऑफ एफ वाई लेते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो ऊपर यहाँ पे कौन कौन है? R4 cos 60, R3 साइन, एक ये है, कलर चेंज कर देते, एक ये है ऊपर की तरफ, एक ये ऊपर की तरफ और एक ये है। लिख देते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से, R3 साइन 55.15 प्लस R4 cos 60 माइनस 1000, क्योंकि 1000 नीचे की तरफ, इक्वल टू 0। इसको अच्छे से लिख देंगे तो ये हो जाएगा R3 साइन 55.15 प्लस R4 cos 60 इक्वल टू 1000, है ना। ये हो गया दोस्तों आपका एफ वाई मिल गया आपको। अब चलो एफ एक्स निकाल लेते हैं इसका। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, एफ एक्स को मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर, नहीं ग्रीन नहीं, पिंक, ब्लू ले ले, ब्लू दिख रहा है, हाँ ब्लू दिख रहा है, लेकिन ब्राइट कलर ले लेते हैं, ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है? एक ये है और एक ये है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख देते हैं कि जो भी इस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो R3 cos 55.15 माइनस R4 साइन ऑफ 60 इक्वल टू 0, क्योंकि उस साइड तो कुछ है ही नहीं, है ना। इतना आपको लिखने के बाद हम फटाफट हमारी कैलसी उठाएंगे और क्या करना पड़ेगा हमें? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो अननोन है। कौन कौन से दो अननोन है? R3 नहीं पता दोनों इक्वेशन में, R4 नहीं पता, तो जो मेरा x है उसको मैं R3 ले लूंगी, जो मेरा y है उसको मैं R4 ले लूंगी। ठीक है दोस्तों, फटाफट कैलसी उठाते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे मिलेगा? मेन्यू सेटअप ए, साइमल्टेनियस फंक्शन, अननोन 2 है, तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है दोस्तों? R3 साइन, R3 तो x है, मतलब x के साथ साइन, x के साथ आपको क्या लेना है? साइन 55.15, तो x के साथ आप क्या लोगे? साइन 55.15 इक्वल टू, साइड जाने के लिए फिर आप क्या लोगे? cos 60, उस साइड जाने के लिए 1000। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 का पुटिंग हो गया सब। इक्वेशन 2 का पुटिंग करते हैं, cos 55.15 और माइनस, तो x के साथ cos है 0.15, उसके साथ माइनस साइन 60 है। ठीक है, एंड इक्वल टू आई गेस 0 ही है, यस 0 है। ठीक है, तो इसकी तरह आपका R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? x का वैल्यू 869.135 न्यूटन, 135 ही है ना, 137 है, ओके 137 न्यूटन। और R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों? इक्वल टू R4 माने y का वैल्यू है 573.48, 573.48 हो गया। ये दो वैल्यूज आपकी कैलकुलेट हो गई। स्फीयर ए का आपका एफबीडी भी बना के हो गया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी लगा के हो गया, वैल्यूज भी आ गई। अब हम किसकी तरफ प्रोसीड करेंगे? हमारा स्फीयर नंबर ए हो गया बी की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलो अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे स्फीयर बी पर लगा लेते हैं। अप्लाइंग COE ऑन स्फीयर बी। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसमें से किसकी वैल्यू मिल चुकी है? स्फीयर बी में R1 की वैल्यू है 9, I2 की वैल्यू है 9, W, हाँ W तो आपको ऑलरेडी पता है। R3 की वैल्यू है, यस R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? आपको 869, एक मिनट दोस्तों, R3 का वैल्यू कितना आपको दोस्तों? 869.137। फटाफट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा ले। सबसे पहले यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, मैं समेशन ऑफ एफ आई लेके जाती हूँ। इट इज इक्वल टू 0, जो भी ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव। ठीक है, चलो ऊपर की तरफ कौन कौन है हमारा? W2 वर्टिकल डायरेक्शन, WB और R3, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से R2 प्लस में रहेगा, फिर W माइनस में रहेगा, बट इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू लूँ, यस डायरेक्ट वैल्यू ले लूँ कि स्टेप करूँ दोस्तों? चलो पहले स्टेप लिखते हैं, इस न्यूमेरिकल में हम स्टेप लिखते हैं। ठीक है, फिर R3 मतलब माइनस R3, क्योंकि वो भी नीचे की तरफ है ना, 0.15 इक्वल टू 0। अब R2
इसमें से आपको WB का वैल्यू पता है 750, R3 का वैल्यू पता है कितना है दोस्तों, R3 आपको यहाँ से मिला है, देखो R3 मिल गया है ना पहले वाले इसमें, यहाँ पे पुट कर दो 869.17। मैंने बोला ना आपको न्यूमेरिकली खुद बता देगा आपको क्या करना है आगे। यहाँ पे वैल्यू मिला, यहाँ पे पुटिंग करो, नहीं मिली वैल्यू इक्वेशन बनेगा, 2 अननोन है अगेन इक्वेशन बनेगा। इसलिए ना कॉन्सेंट्रेट करो और जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना दोस्तों उतने प्रॉब्लम सॉल्व करो। मल्टीप्लाइड बाय साइन 55.15 इक्वल टू 0। जैसा है वैसे उठा के कैल्सी में डाल दो। शिफ्टिंग आपको क्यों तकलीफ लेनी है जब आपके पास कैल्सी हर चीज करके देगा। अननोन को x ले लो, अननोन क्या है आपका दोस्तों R2, उसके बाद -750 माइनस 869.137 मल्टीप्लाइड बाय उसके साथ कौन सा कंपोनेंट है 869.17 के साथ साइन कंपोनेंट है ना, साइन ऑफ 15 है दोस्तों की 51 है 55 है सॉरी, ओके 55.15 एंड दिस इज अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू दैट इज 1115 है ना दोस्तों। एक मिनट, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये 1 क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है साइन का एंगल 155 बट जबकि एंगल कितना है दोस्तों 55। अगेन शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू एंड ये आंसर आ गया 1463। इसके लिए दोस्तों जब भी आप कैल्सी उठाओगे ना प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपने जो लिखा है क्या वैसा ही आपने कैल्सी में पुटिंग किया है। ओके देन प्रोसीड। आंसर कितना है दोस्तों x का 1463.25, मतलब आपका R2 का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 1463.25 न्यूटन। ठीक है, आप अपना बेसिक मैथमेटिक्स भी यूज कर सकते हो, ये सारे टर्म्स को उधर शिफ्ट करके सॉल्व करके चलेगा। नाउ F5 हो गया, नाउ समेशन ऑफ Fx ले लो दोस्तों विच इज इक्वल टू 0। Fx डायरेक्शन में कौन कौन सा है, सिर्फ ये दो है, एक ये है और एक R1 है, तो यू नो दैट R1 प्लस है इस साइड आएगा x के प्लस डायरेक्शन में ना, तो इस साइड हमें पॉजिटिव लेना होगा, R3 इस साइड लेना होगा माइनस R3 cos ऑफ 55.15 एंड इक्वल टू 0। तो R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों R3 क्या है दोस्तों आपका 869.137 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 55.15। तो R1 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों आपका, वैल्यू कितना आ गया दोस्तों R1 का, इसको कैलकुलेट करो चलो 869.137 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 55.15 दैट इज 496.65। आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल अच्छे से समझा हो, क्या क्या कैलकुलेट करने बोला था हमें, सारे रिएक्शन जो भी 1 पे लग रहे हैं 2 पे 1 पे लग रहे हैं लो कैलकुलेट हो गया, 2 पे लग रहे हैं लो, ये भाई ये भी कैलकुलेट हो गया हमारा, फिर 3 और 4 पे लग रहे हैं यहाँ से ले लो ये भी कैलकुलेट हो गया हमारा, है ना। तो हमारे सारे रिएक्शंस कैलकुलेट हो चुके हैं। इसी तरह आपको अगर ये न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिस तरह हमने स्टेप्स अज्यूम करके आगे बढ़े थे वैसे ही। तो एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं ये वाला न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था दोस्तों, 2 स्फीयर्स, क्वेश्चन जो इन्होंने दिया था, तो क्वेश्चन था 2 स्फीयर्स ए एंड बी, ए और बी, 2 स्फीयर्स आपके पास ए और बी, वेट कितना है 1000 न्यूटन एंड 750, इसको केप्ट, हमें क्या निकालना था रिएक्शन एट 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो दोनों स्फीयर है दोस्तों, ये स्फीयर है, यहाँ सिलेंडर लिखा है, ये स्फीयर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्फीयर लिख देते हैं इरेज करके, स्फीयर एंड स्फीयर। क्वेश्चन में स्फीयर है तो स्फीयर यूज करो, सिलेंडर है तो सिलेंडर यूज करो। दोनों स्फीयर का हमने एफबीडी बना लिया, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, दोनों का एफबीडी बनने के बाद उसका हमने क्या लगाया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा लिया। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने के बाद हमें हमारे डिजायर्ड वैल्यूज दैट इज 0.1 2 3 4 पर जितने 1 2 3 और 4 इन पे जितने भी रिएक्शंस मिल रहे हैं वो हमने इस तरह कैलकुलेट कर लिया।
एफ ऑफ वाई मतलब दोस्तों वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है उनका एडिशन क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब दोस्तों एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है उनका एडिशन क्या है, राइट। आई होप आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स करने में मजा आया। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक लास्ट टॉपिक देखने वाले मॉड्यूल का, देन हमारा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। इसमें इसी तरह क्वेश्चन है, बस इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपको ये कंडीशन इजीली लगाने आना चाहिए, दैट्स इनफ, कि समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ एक्स, और जो मोमेंट था समेशन ऑफ मोमेंट, वो हम लोग ज्यादातर बीम्स के क्वेश्चन के लिए लेते हैं। जब हमारे पास बीम नहीं रहता, जब ऐसे स्फीयर, सिलेंडर, लैंप वाले क्वेश्चन रहते हैं, या तो हम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, और एक हमारे पास थ्योरम है दैट इज लैमिस थ्योरम, वो लगा सकते हैं। बट हमें ये परफेक्ट है, इस पे आप अपना अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे न्यूमेरिकल सीधे जाएंगे। तब तक टेक केयर एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।